जुलाई 1497 वास्को डिगामा 170 लोगों के साथ पोर्चुगल से निकलता है, 4 जहाजों के साथ भारत की खोज में। इनके पास कोई नक्शा नहीं था, इन्हें ये भी खबर नहीं कि इंडिया कितनी दूर है। एक ऐसा सफर जिसमें कुछ भी हो सकता है, बीमारी, भूख, प्यास, इनकी वजह से ये सब मारे भी जा सकते हैं, या फिर समुद्र के भयंकर तूफानों में इनके जहाज हमेशा के लिए खो भी सकते हैं। खैर ऐसा हुआ नहीं और ये जैसे तैसे करके भारत पहुंच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से पोर्चुगीज इतना खतरनाक सफर तय करने के लिए तैयार हो गए। वो भारत ही क्यों आना चाहते थे, किसी और देश की खोज क्यों नहीं? और एक और बात, क्या वापसी में सारे लोग जिंदा बच पाए? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से पोर्चुगल भारत की खोज करना चाहते थे, वो भी सी रूट के जरिए। तो 1400 के दशक में यूरोप में मसालों को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा था। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची और अदरक जैसी चीजें उनके लिए बहुत ही जरूरी थी। यहाँ तक कि ये लोग काली मिर्च को काला सोना तक कहते थे। इन मसालों का इस्तेमाल ये लोग खाना बनाने में करते, मीट को प्रिजर्व रखने में करते, दवाई बनाने में, परफ्यूम बनाने में, और यहाँ तक कि कई रीति रिवाजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता। अब ये क्या करते, सर्दियों में जानवरों का मांस स्टोर करते थे, लेकिन बिना मसालों के वो मांस जल्दी ही खराब हो जाता और उसमें स्मेल आने लगती। काली मिर्च और दूसरे मसाले मीट को प्रिजर्व करने और टेस्ट बेहतर करने के लिए बेहद ही जरूरी थे। अब उस वक्त ये मसाले भारत और साउथ ईस्ट एशिया से आते थे, वो भी बहुत ही लंबा सफर तय करके। इस सफर की शुरुआत भारत के मालाबार तट से होती, इधर श्रीलंका से और इंडोनेशिया के कई आइलैंड से। भारतीय व्यापारी काइकोड, कोची और गोवा के बंदरगाहों पर जहाजों पर मसाले भरते। इन जहाजों को अरब व्यापारी अरेबियन पेनिनसुला और ईस्ट अफ्रीका के बंदरगाहों तक ले जाते, खासकर 2 शहरों में, एडन और मस्कट। यहाँ से ये मसाले रेड सी या फिर पर्शियन गल्फ के जरिए आगे जाते। अब आगे का रास्ता जमीनी होता, इसलिए इन मसालों को ऊंटों पर लाद कर मिडिल ईस्ट से होकर आगे ले जाया जाता। अक्सर ये रूट मुस्लिम व्यापारी या फिर किसी शक्तिशाली साम्राज्य के अंडर में होते और फिर फाइनली यहाँ से वेनिस और जेनोवा, जो कि इटली की ट्रेडिंग सिटीज है, वहां तक पहुंचाए जाते। यहीं से ये मसाले यूरोप के कोने कोने तक बेचे जाते, पोर्चुगल में भी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यूरोपियंस को मसाले मिल तो रहे थे, तो फिर इन्हें दिक्कत क्या थी? तो इन्हें दिक्कत थी मसालों की कीमत की, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। इंडिया से मसाले सस्ते तो खरीदे जाते, लेकिन यहाँ तक आते आते इनकी कीमत आसमान तक पहुंच जाती। इस सफर में अरब, मुस्लिम और वेनिस के व्यापारी मिडिलमैन की तरह थे और हर एक स्टेज पर मसालों की कीमत और बढ़ती जाती। एक और कारण यह था कि साल 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो जाता है। ये ओटोमन साम्राज्य के कब्जे में आ गया और कॉन्स्टेंटिनोपल ये वही सिटी है जहाँ से होकर मसाले वेनिस तक पहुंचते थे। चूंकि अब ये ओटोमन के कब्जे में था, तो इन्होंने इन मसालों को इधर से उधर ले जाने पर और भी ज्यादा टैक्सेस लगाए। अब पोर्चुगल के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो महंगे मसाले खरीदना या खुद भारत तक का रास्ता ढूंढना। पोर्चुगल इतनी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो भारत की खोज करना चाहता था। और ये दौर वही था जब पोर्चुगल ओशियन एक्सप्लोर कर रहा था। इस एक्सप्लोरेशन के पीछे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का बहुत ही बड़ा हाथ था। उसने नए नक्शे, नेविगेशन, टेक्नोलॉजी, इन पर बहुत ही पैसा खर्च किया। पोर्चुगल के पास बेहतर जहाज थे और ये पहले भी अफ्रीका के दक्षिण तक जा चुके थे, बिल्कुल नीचे तक। इसी डिस्कवरी ने पोर्चुगल को ये यकीन दिलाया कि भारत तक पहुंचना इतना भी मुश्किल नहीं है। साल 1497, इस समय पोर्चुगल के राजा थे मैनुअल फर्स्ट। इन्होंने इस सफर को लीड करने की जिम्मेदारी वास्को डिगामा को दी, जो कि उस समय के सबसे स्किल्ड नेविगेटर थे। सफर में टोटल 170 लोग थे। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे थे जो पश्चिम अफ्रीका के कोने कोने से वाकिफ थे। इनके पास नक्शे थे, साथ ही साथ कुछ खास नेविगेशन टूल्स भी, जैसे कि क्वाड्रेंट्स, एस्ट्रोलेब्स, और इनके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेबल भी थी, जो कि उस समय के सबसे जाने माने एस्ट्रोनॉमर अब्राहम जकुटो ने बनाई थी, जिससे ये लोग ये पता लगा सकते थे कि ये समुद्र में किस ओर है। इन्हें पता था कि भारत तक का सफर बहुत ही लंबा है और खतरनाक भी, तो इन्होंने उस हिसाब से तैयारी कर रखी थी। टोटल 4 जहाज थे। एक जहाज में खाने का सामान रखा है जो अगले 3 सालों तक चल सकता है, जैसे कि बिस्किट, दाल, सूखा मांस, आटा, तेल, शराब, इलाज में काम आने वाली चीजें, ये सब कुछ एक जहाज में था। और इन्होंने ये भी सोच रखा था कि अगर इसमें से कोई चीज कम पड़ जाएगी तो वो चीज वो अफ्रीका में रुककर वहां से ले लेंगे। बाकी 3 में एक एक कप्तान था और एक पायलट, और इनमें से 2 जहाजों में राइटर्स थे जिनका काम इस सफर के बारे में लिखना था। 8 जुलाई 1497 को ये लोग लिस्बन से रवाना हुए। ये अफ्रीका के तट के किनारे टेनेरिफ और केप वर्दे आइलैंड से होकर गुजरे, क्योंकि अक्सर पोर्चुगीज इसी रूट से गुजरते थे। अब जब वो सिएरा लियोन पहुंचे, गामा ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया। वो अफ्रीकी तट से पास होकर नहीं गुजरे, इसके बजाय वो अटलांटिक ओशियन में आगे तक चले गए। ये करने का कारण ये था कि साउथ अटलांटिक में पश्चिमी हवाएं बहुत ही तेज चलती है और इनसे उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिल सकती थी। और ऐसा हुआ भी, उनके जहाज बहुत ही तेजी से आगे बढ़े। अफ्रीका में
साउथ की ओर। 4 नवंबर 1497 को ये लोग फिर से अफ्रीका के तट पर पहुंच गए। इनको 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया था। इन्होंने जमीन नहीं देखी थी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। अब तक 10,000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय हो गया था और ये अब तक की दुनिया की सबसे लंबी समुद्री यात्राओं में से एक बन गई थी। 16 दिसंबर तक गामा ग्रेट फिश रिवर को पार कर चुका था और यहाँ से आगे का जो सफर था वो अब तक किसी भी यूरोपियन को पता नहीं था। अब तक यूरोपियंस बस यहीं तक आए थे, इससे आगे कोई भी नहीं गया था। गामा 2 मार्च से 29 मार्च तक मोजेम्बिक आइलैंड पर रुका। ये आइलैंड उस वक्त अरब लोगों के अंडर में था। आगे बढ़ के इन्होंने अभी के जो केन्या का आसपास का इलाका है वहाँ के अरब व्यापारियों के जहाजों को लूटा। उन अरबों के पास हथियार नहीं थे, वो निहत्थे थे, इसी वजह से उन्हें लूटना आसान हो गया और ये पहले ऐसे यूरोपियन बन गए जिन्होंने मोम्बासा बंदरगाह का दौरा किया हो। लेकिन वहाँ के लोगों ने इनके साथ सही से बर्ताव नहीं किया, जिस वजह से ये लोग वहाँ से निकल गए। उत्तर में आगे बढ़ते बढ़ते ये मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचे। गामा और उसके लोगों पर शक करने के बजाय यहाँ के लोगों ने उनका वेलकम किया। यहाँ पर गामा ने एक अनुभवी गुजराती पायलट को हायर किया जो कि इंडिया से था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंडियन ओशन की मानसूनी हवा को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, वो अच्छी तरीके से वाकिफ था और अफ्रीका से भारत तक के सफर के लिए ये करना बेहद ही जरूरी था। आखिरकार ये अपने आखिरी सफर के लिए 24 अप्रैल को मालिंदी से रवाना हो गए। एक ऐसा सफर जिससे जल्द ही दुनिया का सारा व्यापार और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। फाइनली 20 मई 1498 को गामा और उसके लोग भारत के कापाडू में पहुंच जाते हैं जो कि कोयिकोडे के पास में है। उस समय कोयिकोडे दुनिया के उन सबसे बड़े शहरों में से था जहां मसालों का व्यापार होता था। जब गामा यहां पहुंचा तो कोयिकोडे के सम्राट यहां नहीं थे, वो अपनी दूसरी राजधानी पोनानी में थे और जैसे ही उन्हें ये खबर मिली कि तट पर विदेशी जहाज आए हैं तो वो उसी वक्त उनसे मिलने के लिए कोयिकोडे आ गए। उन्होंने गामा का वेलकम किया, जिसके बाद वो अपने दरबार में ले गए। लेकिन इससे पहले एक और चीज होती है जो कि बहुत ही अजीब है। रास्ते में गामा की नजर एक हिंदू टेम्पल पर पड़ी। वो अंदर गया और उसने देखा कि यहाँ वर्जिन मेरी की मूर्ति है। उसने तुरंत मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। वो तो बाद में पता चला कि वो मूर्ति वर्जिन मेरी की नहीं बल्कि हिंदू गॉडेस पार्वती की थी। दरबार में जब उनसे पूछा गया कि वो इतना लंबा सफर तय करके इतनी दूर क्यों आए हैं तो पोर्चुगीज ने जवाब दिया कि हम क्रिश्चियंस और मसालों की खोज में आए हैं। वैसे इनका मकसद तो यही था। इन्हें लग रहा था कि शायद भारत में ईसाई राज्य होंगे और उनसे कॉन्टेक्ट करके मसालों को ट्रेड करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा है। उन्हें ईसाई तो मिले नहीं, ऊपर से वहाँ के जो सम्राट थे वो उनको भी इम्प्रेस नहीं कर पाए। गामा सम्राट के लिए गिफ्ट्स लाया था, कपड़ा, टोपी, मूंगा, चीनी, तेल और शहद। सम्राट को ये चीजें पसंद नहीं आई। हाँ, अगर गामा सोना चांदी वगैरह कुछ लाता तो बात बन जाती। ऊपर से जो कोयिकोडे के मुस्लिम व्यापारी थे जिनका पहले से ज्यादातर मसालों के व्यापार पर कंट्रोल था, वे समझ गए थे कि अगर पोर्चुगीज डायरेक्टली यूरोप तक सी रूट बना लेते हैं तो उनका सदियों पुराना स्पाई ट्रेड मोनोपोली टूट सकता है। जिसके बाद ये मुस्लिम व्यापारी इन पोर्चुगीज के खिलाफ हो गए। इन सब चीजों से गामा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आया था जो कि वाकई बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था और गुस्से में आकर गामा ने भारत छोड़ने का डिसाइड किया। इससे पहले उसने वहाँ के कुछ लोगों और कुछ मछुआरों को किडनैप कर लिया ताकि उन्हें यहाँ के लोगों के धर्म, उनके रीति रिवाज, इन सब के बारे में पता चल सके। 29 अगस्त को ये कोयिकोडे से रवाना हो गए और ये करना गामा की सबसे बड़ी गलती थी। उसे अब भी इंडियन ओशन के मानसून के बारे में पूरी तरह से खबर नहीं थी। ये उस समय निकल रहे थे जिस समय हवाएं बहुत ही तेज चलती है, वो भी उल्टा उनकी तरफ। अफ्रीका जाने से पहले गामा गोवा के पास अंजीदीव आइलैंड पर रुका, जिसके बाद वो मालिंदी पहुंचे। सफर बहुत ही भयंकर और खतरनाक था। इस दौरान कई सेलर्स की मौत हो गई स्कर्वी की वजह से। ये बीमारी ताजा खाना न मिलने की वजह से हुई थी, खासकर विटामिन सी की कमी से। दल इतना छोटा हो गया था कि गामा को एक जहाज जलाने का कहना पड़ा। इसके बाद ये 1 फरवरी को मोजेम्बिक पहुंचे और 20 मार्च को केप ऑफ गुड होप। अब ये दोनों जहाज अब तक तो साथ साथ चल रहे थे, लेकिन बाद में तूफान आने से ये दोनों अलग अलग हो गए। एक जहाज 10 जुलाई को टेगस नदी से होकर सबसे पहले पोर्चुगल पहुंच गया, जबकि गामा वाला जहाज टर्सीरा आइलैंड पर रुक गया और आखिरकार ये भी अगस्त के आखिर में लिस्बन पहुंच गए। जिस सफर में 170 लोग गए थे, वापसी में सिर्फ 55 ही बचे। लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन था। ये हार मानने वालों में से नहीं थे। आगे चलकर साल 1500 में फिर से पोर्चुगीज भारत आए। इस बार उन्हें ट्रेड करने की परमिशन मिलती है और यहाँ से पोर्चुगल भारत में मसालों के व्यापार की शुरुआत करता है।